हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के ऊपर, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा भी एक स्टेटमेंट बनता है जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. तो गाइस, आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसका बेसिक्स देख लेते हैं पहले। मीनिंग ऑफ CFS, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। कैश कैसे फ्लो करता है पूरे बिजनेस में, आउटफ्लो क्या है कैश का, इनफ्लो क्या है, वो बिजनेस में कैसे मूव करता है, उसकी हम आज अकाउंटिंग देखने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो पूरा कैश फ्लो को दिखाएगा। तो मीनिंग देख लेते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। जो स्टेटमेंट कैश के बदलाव को दिखाता है, कैश गया कितना कैश आया, उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। Cash flow statement (CFS) is an additional information provided to the users of account in the form of an statement which reflects। कैश फ्लो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर्स को दी जाती है एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, जो बताती है द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर द कैश वॉज जनरेटेड। कितनी सोर्सेज से बिजनेस ने कैश को बनाया। बिजनेस एक सोर्स से सेल करके कैश को बना सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड करके बना सकता है, और जितनी भी सोर्सेज वो यूज करेगा बिजनेस को बनाने में, उतने सोर्सेज को आप यहाँ नोट, वो आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिख जाएगा। ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर एंड, हाउ दिस इनफ्लोज वर यूटिलाइज आउटफ्लो ऑफ कैश बाय द एंटरप्राइज। और ये इनफ्लोज आउटफ्लोज कैसे हुए, मतलब कि ये इनफ्लोज जो कैश आए उसका आउटफ्लो कैसे कैसे किस जगह पे हुआ है, किस जगह पे ये कैश यूज हुए हैं, वो इसमें बताया गया है। सेकंड, हम कैश को देख लेते हैं। इट कंप्राइजेज कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। आपके पास जो कैश है, और जो डिमांड डिपॉजिट मीन्स बैंक का बैलेंस। आपकी डिमांड पे वो डिपॉजिट आपको मिलेगा, तो वो आपका बैंक बैलेंस है। कैश इन हैंड, जो आपके पास कैश पड़ा है। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? दीज आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स विच आर readily convertible into known amounts of cash and which are subject of insignificant risk of change in value। These are short term। शॉर्ट टर्म मीन्स 12 महीने के अंदर की एक करंट इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, और जो रिस्क भी उसमें इम्प्लाई होता है। रिस्क उसमें इस तरह से लगा होता है कि वो वैल्यू को कभी भी बदल सकता है आपके इन्वेस्टमेंट को। An investment will qualify as cash equivalent only if it has a short-term maturity of 3 months or less from the date of acquisition। 3 महीने के अंदर आपको वो कैश करा के देगा इन्वेस्टमेंट, तो आपका वो कैश इक्विवेलेंट्स में आप लिख देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में उस चीज को आप लिख डालेंगे। कैश फ्लो देख लेते हैं। दीज आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है कैश फ्लो। Cash flow arises when the net effect of transaction is to either increase or decrease the amount of cash and cash equivalent। कैश फ्लो कब अराइज होता है? जब नेट इफेक्ट जो ट्रांजैक्शन का है उसे आप तो बढ़ा दें या कम कर दें, जो भी उसमें इफेक्टिव जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है जिसका इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में कुछ देना था, फिर देन आप कैश फ्लो में देंगे, तो उससे आपका कैश फ्लो आएगा। Any transaction which does not result in cash flow should not be reported in the cash flow statement। कैश फ्लो से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं रहेगी तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे। In short, depreciation we won't write in the cash flow statement। Depreciation is only a provision entry। Provision is not a deal in cash, so we won't write in cash flow statement। Division into activities, operating activities, meaning
These are the principal revenue producing activities of enterprise and other activities which are not investing or finance. ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि ये जो ऑपरेटिंग मीन्स कि ये मेन बिजनेस जो काम करता है पैसा कमाने के लिए, जो बिजनेस अगर कुछ सेल करता है तो ये उसका मेन काम है। इसमें इन्वेस्टिंग का पैसा नहीं जोड़ा जाएगा और फाइनेंसिंग का पैसा नहीं जोड़ा जाएगा। तो बिजनेस का मेन काम जो है कि जो भाई बिजनेस की सेल करना है, सर्विस करना है, कुछ वेबसाइट क्रिएट करना है या जो भी होगा, देन उसको ऑपरेटिंग में गिना जाएगा, जिसका मेन उसको कैश, जिससे मेन मोटिव से बिजनेस स्टार्ट हुआ था। एग्जाम्पल उसके हैं कैश परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, कलेक्शन फॉर कस्टमर फॉर गुड्स, पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस एक्सेट्रा। जो भी एक्सपेंसेस, जो भी रेवेन्यूज हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लेते हैं मीनिंग। द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडिंग कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो सारे आ जाएंगे। जो 3 महीने के ऊपर अगर हो गए तो वो कैश इक्विवेलेंट में जाएगा ही नहीं। एग्जाम्पल रिसीप्ट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स, लोन गिवन टू फ्रॉम other entities other than loans by financial enterprises, payments to acquire fixed asset, interest and dividends earned other than interest and dividends earned by financial institution। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लेते हैं। फाइनेंसिंग मीनिंग है उसका, फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल। फाइनेंस मतलब आप किसी के बिजनेस को फंडिंग कर रहे हैं, आप फाइनेंस कर रहे हैं। including preference shares capital in the case of company and borrowings of the enterprise। Example issue of shares and debentures हो गया, redemption of debentures preference share हो गया, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, आपको पेमेंट करना है शेयर होल्डर्स को अपने डिविडेंड, तो ये फाइनेंसिंग में आ जाएगी। आप बिजनेस को पैसा फंडिंग के लिए आप पैसा रेज करना चाहते हैं। अदर देन इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक्टिविटी यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं, देन उसका हम सामने सामने देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ एक्टिविटी नॉन फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, बैंक्स एक्सेट्रा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आएगा तो वो जो नॉन फाइनेंसिंग बैंक है, नॉन फाइनेंस मीन्स जो नॉर्मल बिजनेस है, उसके लिए इंटरेस्ट रिसीव क्या होगा। इंटरेस्ट मेरे लिए ऑपरेटिंग तो नहीं है, मेरे को मेरा मेन मोटिव तो इंटरेस्ट कमाना नहीं था। इंटरेस्ट हो गया, चलो रिसीव हो गया, तो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इनडायरेक्ट इनकम हो गई। डिविडेंड रिसीव, ये भी मेरे लिए मेन नहीं है, ये भी इन्वेस्टिंग हो गई। इंटरेस्ट पे किया मैंने, भाई मैंने किसी से पैसा लिया हूँ, फाइनेंस लिया हूँ कि मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, तो मैं उसको उस फाइनेंस पे इंटरेस्ट पे करूंगा, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग के लिए देख लेते हैं जिसमें बैंक आ जाती है। बैंक इंटरेस्ट रिसीव, बैंक को इंटरेस्ट मिल। फाइनेंसिंग इन कंपनीज मतलब कि जो मेन मोटिव जिसका फाइनेंस है, जिसका इन्वेस्टिंग है, जिसका इंटरेस्ट तो उनका मेन होगा, तो वो ऑपरेटिंग में जाएगा। डिविडेंड उनको मिलेगा, उनका मेन मोटिव ही है वो ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट पेड, वो भरेंगे भी एक्सपेंस, उनका सामने इंटरेस्ट रेवेन्यू है तो सामने एक्सपेंस भी इंटरेस्ट है, तो वो भी ऑपरेटिंग। डिविडेंड पेड होगा तो फाइनेंसिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पे आपको मैं 2 कैश फ्लो के स्टेटमेंट दिखाता हूँ। एक तो इनडायरेक्ट मेथड है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, उसमें माइनस करेंगे टैक्स। जितना कैश ऑपरेशन से आया, 1 करोड़ आया बेच के, तो उसमें से टैक्स माइनस होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस होगा, फिर जो टोटल कैश आएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये आ जाएगा ऑपरेटिंग का। एंड सेकंड पे हम लिखेंगे कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया, उसमें सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट,
माइनस परचेज प्राइस होगा, सेल अगर कुछ बेचे एसेट को तो उसका परचेज माइनस होकर डेट डिफरेंस आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड जितना भी होगा। फिर बी देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर कैपिटल डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल डिबेंचर, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड। टोटल चीज नेट कैश एंड कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर आपके पास बच जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपको लिखना रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में पर्टिकुलर्स लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना कैश फ्लो है वो यहाँ नोट डाउन कर लेंगे आप सामने के कॉलम में। देन कैश सेल कितना आपने किया, पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना हुआ वो ऐड कर देंगे। समझ लीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग 1 करोड़, कैश सेल था 50 lakhs, कैश पेमेंट रिसीव फ्रॉम 20 lakhs। समझ लीजिए कैश परचेज आप डाल देंगे, जितना परचेज मेड टू क्रेडिटर्स वो माइनस हो जाएगा, पेमेंट मेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो माइनस, फिर जितना कैश जनरेट होगा वो इधर आ जाएगा, टैक्स पेड माइनस हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस हो जाएगा, तो आपके पास टोटल कैश फ्लो आ जाएगा। इसमें आप देख लेते हैं कि लेजर अकाउंट्स कितने प्रिपेयर करने पड़ते हैं। लेजर अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स टू बी क्रिएटेड कंपलसरी, ये सब अकाउंट्स जो मैं बता रहा हूँ आपको ये कंपलसरी है। ऑल तो फिक्स एसेट्स का अमाउंट पहले अकाउंट बना लेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डिविडेंड अकाउंट बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपने अगले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिलते हैं जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। तो तब तक के लिए बाय।